हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेरिडिटी की। एवोल्यूशन पार्ट तो कट है, तो सिर्फ हेरिडिटी और सेक्स डिटर्मिनेशन तक ही ये चैप्टर आपका आएगा। इसमें मैंने आपके लिए PYQs भी असेंबल कर दिए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। हर एक टॉपिक से मैंने PYQs असेंबल किए हैं कि आपको पता चल जाए, अंदाज़ा हो जाए कि कौन से टॉपिक से कौन से PYQs पूछे गए हैं अब तक और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से वो कीवर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं। ज़्यादातर मेंडल्स का लॉ इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो MCQ से लेकर के 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स तक मेंडल्स के लॉ में जाते हैं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन क्लास 10th वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ट्रिकी चैप्टर है हमारा। तो पहली स्लाइड अपनी ये रही। व्हाट इज़ हेरिडिटी? एक्चुअल में हेरिडिटी क्या होती है, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, हेरिडिटी कैसे काम करती है, इसके पीछे कौन कौन से राज हैं, वो सारे आज हम लोग जान जाएंगे। हेरिडिटी क्या होता है कि ट्रांसफ़र होते हैं जितने भी हमारे अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे माँ बाप के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी ट्रेट्स हैं, है ना, उसमें से कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स जो होते हैं जिनको नेचर सिलेक्ट कर लेता है गैमीट फॉर्मेशन के वक्त में, और वो गैमीट जब आपस में फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट बनता है हमारा, और जब कोई न्यूबॉर्न बनता है तो उसके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़े से वेरिएशन के साथ में। हल्का सा वेरिएशन होता ज़रूर है, वरना हम लोग अपने सब माँ बाप की तरह दिखने लग जाएंगे सारे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है ना, हेरिडिटी में थोड़ा सा वेरिएशन, यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में हमेशा वेरिएशन क्रिएट होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग जब भी पेपर के साथ डील कर रहे हो, इस दिमाग में चीज़ रहनी चाहिए। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज हेरिडिटी। बहुत नॉर्मल सी डिफिनेशन है कि जितने भी ट्रेट्स हमारे अंदर होते हैं, जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं, है ना, इसको बोला जाता है हेरिडिटी। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसमिट होते हैं उनको हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। और इस सब की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? जेनेटिक्स, है ना। द स्टडी ऑफ जीन्स, इसको बोला जाता है जेनेटिक्स। नया टर्म है, बैटसन ने दिया था। इसकी नींव जो रखी थी वो आपके को पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसकी नींव रखी थी। सबसे पहले उन्होंने ही हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को बताया था। हम लोग पढ़ेंगे उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं? हेयर कलर, स्किन कलर, शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ आई, हेयर शेप, करली हैं कि किस तरीके के हेयर हैं, स्ट्रेट हैं, कैसे हैं, है ना। हमारा स्किन कलर बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है कि कौन कौन से हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और हमारा इंटरनल यानी कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो पूरी तरीके से, वो उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा जब भी हेरिडिटी को आप लोग पढ़ें, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जब भी ट्रेट्स हमारे ट्रांसफ़र होते हैं, तो DNA जो हमारा ट्रांसफ़र होता है, DNA टेक पार्ट इन दैट ऑल प्रोसेस, है ना। तो जब भी वो ट्रांसफ़र या अपने आप को एक्सप्रेस करवाता है, तो पूरी तरीके से बदलाव नहीं आना चाहिए भाई ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर पूरी तरीके से बदलाव आ रहा है तो वो अपने रिस्क पे जाएगा, हो सकता है एक्सटिंक्ट कर जाए। ज़्यादातर स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक्सटिंक्ट कर जाती हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, एकदम से वेरिएशन चेंज हो गया, किडनी गायब हो गई, हार्ट गायब हो गया, लंग्स गायब हो गए, तो फिर तो ये दिक्कत है हमारे लिए, है ना। किसी भी जानवर के लिए दिक्कत है। ओके, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो चलेगा, चलता है। उसकी वजह से हमारे अंदर एवोल्यूशन होता है। हमारा दिमाग बहुत बढ़ गया है ना, हम सबका दिमाग बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि पहले जो चीज़ें और थी अब कुछ और हैं, है ना। हम लोग टेक्नोलॉजी में कितने आगे चलते चले जा रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं इनहेरिट होती चली, यानी लगातार वी आर डेवलपिंग, है ना, इस तरीके से, है ना। आगे आ जाइए, नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंट जेनेटिक टर्म्स, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं आपको। तो सबसे पहले लोकस की बात कर ली जाए। लोकस क्या होता है? क्रोमोसोम्स को जब आप बनाएंगे, है ना, क्रोमोसोम्स जो बनता है इस तरीके से, लाइक दैट, ये एक्स क्रोमोसोम्स बन गया आपका। तो जहाँ जहाँ पे जीन्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ जहाँ पे जीन्स मौजूद हैं, उस जगह को बोला जाता है लोकस, यानी एड्रेस ऑफ जीन्स इज कॉल्ड लोकस। एलील्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला ये टर्म होता है, एलील्स, एलिलोमॉर्फ, एलील्स, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या ये बवाल क्या है? तो ये एलील्स जो होते हैं वो होती है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑफ द सेम जीन, आप बोल सकते हैं। जैसे कि हाइट हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। हाइट अब आपकी दो तरीके से होती है, टॉल और शॉर्ट।
बराबर। अब टॉल के लिए अलग जीन है, ठीक है। अब उसी जीन का अल्टरनेटिव तो निकालिए, ये भी तो बताइए जो शॉर्ट है उनके अंदर कौन से जीन्स है। इसीलिए मेंडल ने इस चीज को बड़ा स्पेसिफाई कर दिया था। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो कैपिटल टी उसने बता दिया टॉलनेस के लिए, और स्मॉल टी किसके लिए है, डॉर्फनेस के लिए है ना। तो ये दोनों के दोनों हैं तो किसके जीन, ये हैं हाइट के, लेकिन दो तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। कैपिटल टी में अलग थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट डीएनए है, स्मॉल टी के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट डीएनए है ना। इसी की वजह से उसका जो हाइट ऑफ प्लांट है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है स्मॉल टी में। या यूं कह सकते हैं आप कि कैपिटल टी के पास ऑक्सिन और जिब्रेलिन साइटोकाइनिन थोड़ा सा ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से उसकी लंबाई बढ़ती है, सेल डिवीज़न होता है। यूं कह लीजिए कि स्मॉल टी के पास में ये जीन्स में आपके हार्मोन्स हैं तो, लेकिन इतनी बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, है ना। ये हैं एलील्स। अब समझ गए। तो जितने भी कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ऑल दीज एलील्स हैं। ये सब के सब क्या हैं, एलील्स हैं। अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन भी बोल सकते हैं आप। होमोजाइगस कौन होते हैं, होमोजाइगस वो होता है जब एक जैसे एलील होंगे। सिंपली कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे कि कैपिटल टी है, ये आपका क्या है, होमोजाइगस है। कैपिटल आर क्या है आपका, होमोजाइगस है। कैपिटल वाई क्या है आपका, होमोजाइगस है ना। हेट्रोजाइगस, हेट्रो मीन्स होता ही डिफरेंट है। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है बोथ एलील्स ऑफ अ जीन हेटरोलोकस डिसिमिलर होते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये आपके हेट्रोजाइगस हैं, है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर आपका हेट्रोजाइगस है, क्लियर। अब होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी होमोजाइगस हो और डोमिनेंट हो, यानी कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, जितने कैपिटल हैं वो होमोजाइगस होंगे और डोमिनेंसी शो कर देंगे। सिंपल सा फंडा है। होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस ही रिसेसिव होता है बेसिकली। रिसेसिव कभी भी हेट्रोजाइगस नहीं शो होगा अपना, उसकी इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं होती बेचारे के अंदर कि वो अकेले दम पे अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक शो कर दे। हाँ, बस इतना कर सकता है कि थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स को वो डाइल्यूट थोड़ा सा मिक्स कर सकता है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि नहीं टालनेस को दबा दे, नहीं मैं आऊँगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। तो आपके जो जितने भी हैं स्मॉल आर, स्मॉल वाई, है ना, और आपका कैपिटल स्मॉल टी, ऑल दीज रिसेसिव होमोजाइगस हैं और रिसेसिव हैं। हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव जो हुआ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होता है आपको। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप, या यूं बोल सकते हो सिंबलाइज्ड फॉर्म ऑफ जीन, है ना। कि सिंबल की फॉर्म में आप जीन बताइए ज़रा कितने कितने हैं किसी भी एनिमल के अंदर। हमें कैसे पता चल रहा था उसका कि कैपिटल टी स्मॉल टी 2 होते हैं, कैपिटल टी 1 होता है, तो 1:2:1 का रेशियो मिला था। ये सब मेंडल ने बताई हैं चीज़ें, उसने इन सबको स्टडी किया था, है ना। जेनेटिक मेकअप उसी को बोलते हैं आप। अब यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। कैपिटल टी स्मॉल टी ये आपका जीनोटाइप है। किसी भी कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप है आपका, है ना। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल ऑल दीज आर द जीनोटाइप हैं किसी के। और फिनोटाइप वो होते हैं जो कैरेक्टर जो होते हैं वो विजिबल जो होते हैं हम लोगों को, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो विजिबल हैं, सारे ट्रेट्स जो विजिबल हैं, दीज आर कॉल्ड द फिनोटाइप। क्या बोला जाता है उनको, फिनोटाइप बोलेंगे आप। विजिबल इफेक्ट ऑफ अ जीन, जैसे कि टालनेस हुआ या डॉर्फनेस हुआ, जितने भी हैं ये सब के सब हमारे फिनोटाइप हैं। आपको हेयर कलर दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है ना। दीज आर ऑल द फिनोटाइप। स्किन कलर जो है गोरा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, सांवला दिखाई देगा, ये सारे के सारे फिनोटाइप हैं आपके। जो दिखाई दें वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करके अपने आप को दिखाए, एक्सप्रेस हो जाए, फिनोटाइप कहलाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्लियर। और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो जो ये अपना जितनी भी स्लाइड्स हैं इन सब का सारे इंपॉर्टेंट नोट्स की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आसानी से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आसानी से पढ़िएगा। कौन कौन से मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हैं टॉपिक के साथ में वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और मैं बता भी दूंगा कि और भी तरीके क्या हैं उनके। आगे आ जाइए बच्चों। गिव द रिस्पेक्टिव साइंटिफिक टर्म फॉर स्टडीइंग द Number 1, mechanism by which the variations are created and inherited. Development of new type of organisms from the existing one. पहले का आंसर है हेरिडिटी, दूसरे का है स्पीशीज। जब भी कोई वेरिएशन क्रिएट हो दूसरी जनरेशन में पहुंच जाए तो हेरिडिटी।
डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीशीज होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने सन 2012 से उठाए हैं, सन 2020 तक गए हैं, है ना। वेरिएशन एक जैसा टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि वेरिएशन है क्या। 4 डिफिनीशन लिखी हुई मैंने, जो भी आपको पसंद आए लिख सकते हैं, सारी डिफिनीशन सही है आपकी। अपनी एनसीईआरटी क्या कहती है, द चेंज दैट अगर इन द डीएनए, जो भी बदलाव डीएनए के अंदर होता है ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, बदलाव होने पर और बाय चांस, धोखे से भी हो जाता है कभी कभी, वो वेरिएशन है। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट्स। वेरिएशन वो डिग्री होती है या वो प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए हमारी जो बच्चे होते हैं, प्रोजेनी होती है, वो अपने माँ बाप से डिफर दिखाई देती, थोड़ी सी डिफरेंस है, दैट्स वेरिएशन, है ना। एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट सिमिलर एंड दीज आर वेरिएशन। ये भी डिफिनेशन आपकी लिख सकते हैं वेरिएशन की। द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स आर वेरिएशन। ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। जो भी डिफिनेशन आपको वेरिएशन की सही लगे आप लिख लीजिएगा, ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि ये वाली लिखिएगा, है ना। द चेंजेस इन द डीएनए दैट अकर इन डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ म्यूटेशन और बाई चांस, ये सबसे परफेक्ट डिफिनेशन बोली जाती है ना। द चेंजेस इन द डीएनए ही लिख दिया तब भी काम हो जाएगा आपका, ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, जो भी बदलाव अच्छा डीएनए के अंदर बदलाव है तो फिनोटाइप में भी बदलाव आ जाएगा, दैट्स अ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये जैसे ही चैप्टर शुरू होता है उसके है ना पास में ही ये चीज़ आपको मौजूद मिलेगी। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन हमेशा मेंडल साहब ने और आपके ह्यूगो डी व्रीज हैं और आपके डार्विन हैं, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताई हैं हम लोगों को स्पेसिएशन से रिलेटेड, एवोल्यूशन से रिलेटेड, उसी से ये टॉपिक रिलेट करता है थोड़ा सा। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। हमेशा वेरिएशन का इकट्ठा होते चले जाना, ठीक है, नई स्पीशीज को जन्म दे देता है, नई स्पीशीज बन जाती है अगर ये वेरिएशन जो है स्लोली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बाई चांस अगर ये तेजी से होता है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि तेजी से होता है तभी स्पीशीज बनती है, कुछ डार्विन कहते हैं कि नहीं भाई धीरे धीरे होता है तब जा करके हम डेवलप हुए, हम एकदम से इंसान नहीं बने, हम धीरे धीरे इंसान बने। डार्विन का कहना भी सही है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे दुनिया में मौजूद है कि वो अकर बाई चांस हुए हैं कि एकदम से नई स्पीशीज बन गई, तो उनका ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी दोनों की है ना। तो वेरिएशन का बनते रहना लगातार लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज बन जाएगी। डू ऑल दिस वेरिएशन इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ। अगर हमारे अंदर या किसी जानवर के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर वेरिएशन आता है, क्या उसके अंदर इक्वल चांसेस हैं सर्वाइव करने के और ख़त्म होने के। दोनों बातें उन्होंने पूछी हैं। डू ऑल द वेरिएशन इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस, जितने भी वेरिएशन हुए सब में इक्वल चांसेस है, ठीक है। ऑब्वियसली नॉट, एनसीईआरटी आपसे कह रही है ऑब्वियसली नॉट। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। उसके पास में अलग अलग एडवांटेज क्रिएट होती हैं। अगर एडवांटेज वो उसके लिए फ़ायदेमंद है तो वो एडवांटेज हमेशा उसके साथ में रहेंगी, है ना। अगर वो एडवांटेज उसके लिए थोड़ी सी खतरनाक साबित हो रही हैं, उसको रिप्रोड्यूस होने से रोक रही हैं, उसको खाना खाने से रोक रही हैं, उसकी कोई एक्टिविटी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डिफरेंस आ गया है जानवर की, तो वो उसके लिए खतरनाक है। तो इसीलिए तो बोला गया कि सारे वेरिएशन हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, कुछ खतरनाक भी कभी कभी हो जाते हैं। बैक्टीरिया जिसके अंदर आपने या हमने बदलाव करा है, उसको एक बैक्टीरिया है जो कि हमने उसको जो 20 डिग्री सी के ऊपर आराम से रह लेता है, लेकिन जैसे हम 21-22 डिग्री सी ले जाते हैं वो ख़त्म हो जाता है। अगर यही बैक्टीरिया को आप टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं और इस बैक्टीरिया को आप, ठीक है, 25 डिग्री सी तक लिए जाइए, तो ये विदस्टैंड कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि ये धीरे धीरे आपने किया है, इसके अंदर उसने धीरे धीरे अपने आप में बदलाव लाना स्टार्ट करा, उसने देख लिया, समझ लिया चीज़ों को कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसी प्रोटीन बनानी पड़ेगी जिसकी बदौलत हम आसानी से विदस्टैंड कर पाएँ, है ना। फिर धीरे से आपने और टेम्परेचर बढ़ाया और साइंटिस्ट को आपको यकीन नहीं होगा, बैक्टीरिया ई कोलाई को उन्होंने 20 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री तक पहुंचा दिया है, ताकि वो उन्होंने देखना चाह रहे थे कि ऐसा होता है, तो वाकई में ऐसा होता है। लेकिन बेटा धीरे धीरे स्लोली करा उन्होंने, ये नहीं कि आज आपके पास बैक्टीरिया आपने 20 डिग्री पर रखा, एकदम उठाया और उसको उठा करके 80 पर रख दिया, फूक के जल के राख हो जाएगा, है ना।
ऐसा नहीं होगा, तो स्लो होगा। तो ये द बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन द हीट वेव, है ना। जो 80 डिग्री पे विदस्टैंड कर लेता है तो वो 50 या 40 डिग्री से पे तो आसानी से विदस्टैंड कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो सारी प्रोटीन्स अवेलेबल हैं। क्लियर हुई बात एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन वाली। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है इस टॉपिक से। ऑल द वेरिएशन इन अ स्पीशीज डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। व्हाई? सम वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल चेंजेस एंड दे डू नॉट ब्रिंग आउट एनी चेंज इन डीएनए, देयरफॉर ऑल द वेरिएशंस डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अगर किसी के अंदर कोई वेरिएशन हुआ है, अगर वो डीएनए के अंदर वेरिएशन नहीं हुआ है, अब सिर्फ ऊपर तौर पे ही हुआ है, तो डीएनए के अंदर तो हुआ नहीं है ना। जैसे किसी ने बॉडी बिल्ड कर ली है तो ये तो खुद उसने बिल्ड करी है ना, उसके डीएनए में तो नहीं था ना। अब वो जब रिप्रोड्यूस होगा तो उसका जो बच्चा होगा उसके अंदर भी क्या बॉडी बिल्डिंग के ये सारी चीजें पाई जाएंगी? नहीं पाई जाएंगी, है ना। तो ये चीज है। Therefore, all the variations do not have equal chances of survival. They do not bring out the any change in DNA. कोई भी चेंज जब नहीं होगा डीएनए के अंदर, या डीएनए थोड़ा सा म्यूटेट भी कर सकता है, तब ये चांसेस बनता है। तो आपका आंसर यही बेस्ट रहेगा। सम वेरिएशन आर कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल चेंजेस। किसकी वजह से होती हैं? इन्वायरमेंट। जानवर अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढालने की कोशिश करता है और ढाल भी लेता है। उस टाइम तो उसने ढाल लिया, लेकिन वो चेंजेस को उसने डीएनए में अपने नहीं ढाल पाया। तो डीएनए तो उसके अंदर वैसा ही है ना। वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। बात सही है। ओवर टाइम, देखिए आ गया ओवर टाइम वाला मसला। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद रीजन। देखिए, इट कॉजेज द एडॉप्टेशन। सबसे पहले आता है वेरिएशन क्या कॉज कर देता है? किसी के अंदर एडॉप्टेशन। और दूसरा ये इट प्रमोट्स द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ये जो होता है, क्योंकि वेरिएशन से था, मैंने लेना इसको, ठीक है, मुनासिब समझा, सही समझा यहाँ पे कि हाँ भाई ये हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, हो सकता है दूसरे तरीके से पूछ दें, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन, जिसको नेचर सिलेक्ट करता है किसी भी जानवर को कि तुम भैया सर्वाइव करोगे और तुम भैया खत्म हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एडाप्टेशन नहीं है, इसके अंदर एडाप्टेशन है। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने लोगों ने लिया था कि वो बैक्टीरिया जिसके अंदर ये एबिलिटी है, जो 80 डिग्री सी के ऊपर आराम से 80 पे रह लेता है, दूसरा बैक्टीरिया जो नहीं रह सकता है ना, 10 डिग्री सी वाला, वो बेचारा उसे 80 पे रखो कैसे रहेगा? क्योंकि उसके अंदर वो एडाप्टेशंस नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्रिएट करी उसने। इट कॉजेज एडाप्टेशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये हुआ आपका आंसर। फिर आता है आपका एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं। इसमें कोई भी डीएनए चेंज नहीं होता है। मिल तो गए हमें, लेकिन हमारे डीएनए के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। The traits developed by the individual during his lifetime and cannot be passed from one generation to another generation। वो दूसरी जनरेशन में हम उसको पास नहीं कर सकते, है ना। एग्जाम्पल ऑल लर्निंग, नोट कर लीजिएगा, ये सारी लर्निंग, जितनी भी लर्निंग चीज़ें हैं, जैसे कि ड्राइविंग करना, बाइक राइडिंग करना, एक स्टाइल में लिखना, है ना, कोई कोर्स कर लेना, कोई भी लैंग्वेज का, वो तो आपने एक्वायर करा है ना। ये चीज़ आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन में कैसे भेज सकते हैं? नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि चेंजेस जो है वो इन्वायरमेंटल है, वो बाहर से है, सिर्फ एक्वायर्ड ट्रेट है, वो आपने इन्वायरमेंट से पाया है ना, वो आपने डीएनए में चेंज नहीं किया। लार्ज मसल साइज, वो जो भी बात करी थी, पियर्स्ड एयर, है ना, कान छिदा लेना, है ना। सभी मदर्स के हम लोग के कान छिदे होते हैं, तो क्या जितने भी सब लोग जो पैदा होते हैं क्या सबके कान छिदे होते हैं? ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वो एक्वायर्ड ट्रेट है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इनहेरिटेड ट्रेट्स, है ना, इनहेरिटेड ट्रेट्स डेवलप इन द इंडिविजुअल सिंस द बर्थ, है ना, बचपन से ही, बर्थ होने से पहले ही वो ट्रेट उसके अंदर होगा और होता है। पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर दैट वी गेट फ्रॉम दिस ट्रेट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कहाँ से मिलता है? पेरेंट्स से मिलता है। जैसे कि आई कलर, अभी मैंने बात करी, स्किन कलर, हेयर शेप, कलर, हाइट एंड सो ऑन, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास में जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाएंगे। Some of the traits are acquired while the others are inherited। दूसरे जो हैं वो inherited हैं। कैसे हैं? Inherited। Explain which of two will not be passed on to the next generation। तो आपका जो acquired trait है वो pass out नहीं होगा, है ना। Inherited traits तो सारे ही जाएंगे। Acquired traits are those features which are present in an organism due to the experience during his lifetime
फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग लिखा है, नॉलेज लिखा है ऑफ एनी लैंग्वेज, एक्सो ऑन, इनहेरिटेड ट्रेट्स फीचर्स दैट ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू थ्रू द, ये देखिए आ गया बाबूजी, डीएनए, और द जीन्स प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ अ रिप्रोडक्टिव टिश्यू। रिप्रोडक्टिव टिश्यू की बात कर ली जाए तो टेस्टिस और ओवरीज इंसानों की अगर हम लोग बात कर लें, एनिमल्स की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ आई एंड द हेयर इन ह्यूमन बींग्स, ये हमारे क्या इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड द ट्रेट्स आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इंडिविजुअल कैन नॉट बी inherited because the information of this feature is not ingrained in the DNA of individual। ओके, इनग्रेन्ड को यहाँ पे हटा दीजिए बच्चों, ये इनग्रेन्ड नहीं है बल्कि यहाँ पे होगा इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे कर लीजिए आप लोग, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसको आपके नोट्स में सही कर दूंगा, कॉपी करते वक्त ये गलत हुआ है थोड़ा सा, खैर। फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए ऑफ इंडिविजुअल, उसमें मौजूद नहीं होगी, ये नॉर्मल सी बात है, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एक्वायर्ड ट्रेट्स का असर डीएनए के ऊपर नहीं होता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स का असर होता है डीएनए के ऊपर। इज इट क्लियर? आगे आ जाइए। अब देखिए क्रोमोसोम्स में ये सारी चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ये चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है। देखिए कैपिटल टी और ये कैपिटल टी साथ ही साथ लगे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, एलील्स ऑफ द सेम जीन हैं ये। अब ये स्मॉल ए कैपिटल ए, है ना, एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन है। अब ये और ये यानी दिस वन एंड दिस वन, ये हो गए आपके अलग अलग जीन। इसी को बोला कहाँ पे मौजूद हैं, वो जहाँ पे मौजूद हैं वो कहलाता है लोकस। और ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जीन्स बताए ना, तो लोकाई लिखा है इन्होंने, है ना। कैपिटल बी होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है, कैपिटल सी स्मॉल सी हेट्रोजाइगस एलील है, होमोजाइगस रिसेसिव एलील, देखिए स्मॉल डी, अब यहाँ पे स्मॉल टी भी हो सकता था। क्लियर है? अब ये चीज़ याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे आ जाती है, व्हाट इज अ जीन? जीन क्या होता है? इट इज़ अ फंक्शनल पीस ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट इन द ऑर्गेनिज्म। ये सबसे बेहतर और सबसे सिंपल डिफिनीशन है आपके लिए, है ना। इट इज़ द फंक्शनल पीस ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। आप ये भी लिख सकते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन भी बनाता है ना डीएनए हमारा, प्रोटीन बनकर के ही तो आपका एक्सप्रेशन होता है। हाउ कैन वी से दैट चेंज इन जीन्स कैन बी ब्रॉट अबाउट द चेंज इन द डीएनए? क्या जीन्स के अंदर चेंज होगा तो डीएनए के अंदर भी होगा। अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम्स ऑक्यूपाइंग द स्पेसिफिक पोजीशन, है ना। यस वी कैन से दैट, आप लिखेंगे यहाँ पे ये चीज़ को कि हाँ हम कह सकते हैं कि चेंज अगर जीन्स में हो रहा है तो डीएनए में हो जाएगा, और डीएनए में हो रहा तो वेरिएबली जीन्स में हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ये, है ना। where are the genes located? What is the chemical nature of gene? जीन्स लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम्स, हमें पता है ये चीज़ कहाँ पे मौजूद होते हैं, अभी पीछे ही देखा था आपने, क्रोमोसोम्स में एट अ फिक्स्ड पोजीशन, जिसको आप लोकाई बोलते हैं या लोकस बोलते हैं। इज इट? एंड केमिकली दे आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज डीएनए के होते हैं वो इन नेचर, सिंस दे आर न्यूक्लिक एसिड एंड विच कंस्टिट्यूट ऑफ डीएनए, है ना, डीएनए बनाता है उनको। मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पे आ जाइए बच्चों। मेंडल्स ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे? तो क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसमें से यहाँ पे हम लोग मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उसने दो लॉज निकाल लिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाई हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट निकाला था। तो पहला वाला पढ़ते हैं जिसमें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है, यानी मोनोहाइब्रिड में सिर्फ एक ही जीन्स की स्टडी करी गई थी। या अभी जब भी आप स्टडी करें किसी भी एक ट्रेट को उठा करके, किसी का कलर स्टडी कर रहे हैं, किसी का सिर्फ शेप स्टडी कर रहे हैं, किसी का, है ना, जैसे यहाँ पे हाइट को स्टडी किया गया था, तो ये मोनोहाइब्रिड हुआ, है ना। ओके, तो सबसे पहले तो नोट कर लीजिए कि कौन कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी। तो ये क्वेश्चन आता है और ये आपसे एमसीक्यू में आ सकता है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है भैया। देखिए राउंड वाला जो होगा वो डोमिनेंट, इधर वाला जो हिस्सा है वो डोमिनेंट है और इधर वाला जो है वो रिसेसिव है। राउंड जो होता है वो डोमिनेंट है, रिंकल रिसेसिव होता है। येलो जो है वो डोमिनेंट है, ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। वायलेट जो है वो डोमिनेंट है, वाइट जो है वो रिसेसिव है।
इज इट क्लियर? पॉट के शेप के ऊपर आ जाइए, मटर की फली के शेप कैसा था, फुल अगर होगा तो ये डोमिनेंट है, और ये आपका कंस्ट्रिक्टेड जो होता है ना, जिसमें आप आराम से बता सकते हैं कि कितने कितने इसमें दाने हैं, कंस्ट्रिक्टेड, वो रिसेसिव। पॉट का कलर देखिए अब जरा यहाँ पे, बस यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। पॉट का जो कलर होता है वो ग्रीन जो है ये डोमिनेंट है, और येलो जो है वो रिसेसिव है। सीड का कलर जो होता है येलो, है ना, वो डोमिनेंट होता है, और सीड का कलर ग्रीन जो होगा वो रिसेसिव होता है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल जो होती है ना, इस तरीके से लगे वाले देखिए, ये एक्सियल साइड वाइज ये होते हैं आपके डोमिनेंसी शो करते हैं, और ये टर्मिनल जो होते हैं वो रिसेसिवनेस शो करते हैं, है ना। स्टेम हाइट ये तो सबको पता होता है कि टॉल जो होता है वो डोमिनेंसी शो करता है, डॉर्फ जो होता है वो रिसेसिवनेस शो करता है। मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ये इसके बाद हमने लोगों ने पहले कर ली है, तो आगे आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। ही क्रॉस द टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, लिखना भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका कि हाँ भाई हमें लिखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, तो कैसे है। तो ही क्रॉस द टॉल एंड डॉर्फ प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, पहला पॉइंट आपका हो जाएगा। एक चीज़ आती है यहाँ पे, क्रॉस जैसा टर्म जो आया है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्रॉस का मसला है क्या एक्चुअल में, ठीक है, क्रॉस होती क्या है ना। अ जेनेटिक क्रॉस इज द पर्पसफुल मैटिंग या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ टू इंडिविजुअल रिजल्टिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द ऑफस्प्रिंग। क्रॉसिंग का मतलब ये है सिंपली एक पर्पसफुल मैटिंग करते हैं हम लोग, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाते हैं। मटर की फली का एग्जांपल ले लें तो हमने लोगों ने, मेंडल ने, या जो 12th में एक्सपेरिमेंट होते हैं, है ना, उसमें हम लोग जानबूझ करके ये चीज़ करवाते हैं कि टॉल वाले के पोलन ग्रेन उठा करके शॉर्ट वाले स्टिग्मा के ऊपर आकर के छिड़क देते हैं, उसको ब्रश से छिड़क देते हैं, और उसको बटर पेपर से क्लोज कर देते हैं। तो ये पर्पसफुल मैटिंग करवाई है, वो अपने आप से तो हुई नहीं है, पहले से ही करवाई है, हमने लोगों ने करवा के रखी है। और रही बात उस स्टिग्मा की, तो पहले से ही हमने जो शॉर्ट वाला प्लांट होता है ना, यहाँ पे नोट करते चलिए। अगर यहाँ पे ये फ्लावर है आपका, ठीक है, ये वाला फ्लावर, ये आपका, इसके पॉलन आपको लेने हैं, और यहाँ पे ये स्टिग्मा है आपके, दिस वन, ठीक है, फ्लावर में आपका इस तरीके से, है ना। तो आपने इसके पॉलन निकाल लिए यहाँ से, ठीक है, एंथर निकाला, एंथर निकाल करके, है ना, और इसके ऊपर आकर के डस्ट कर दिया, आकर के, इसको डस्टिंग बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डस्ट कर देना। निकाले और यहाँ पे डस्ट कर दिए, जैसे ही डस्ट करे तो यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर आकर के आपने डस्ट कर दिए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो जाएगा। तो ये पर्पसफुल क्रॉसिंग है ना, पर्पसफुल मैटिंग, इसी को क्रॉस बोला जाता है। जब भी आप किसी एंथर को उठा करके किसी दूसरे स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करेंगे जाकर के, तो ये पर्पसफुल क्रॉस होता है, इसी को बोलते हैं क्रॉस कराना, है ना। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बेसिकली मैटिंग। अब ये जानवरों में भी कर सकते हैं, है ना, किसी का स्पर्म किसी के ओवम में ट्रांसफर किया जा सकता है इंजेक्शन के जरिए, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं साइंटिस्ट, है ना। तो ये भी पर्पसफुल मैटिंग होता है ना, इसी को बोलते हैं क्रॉस करवाना है। अब क्लियर है? आगे आ जाइए। अब देखिए ये चीज़ है, यहाँ पे देखिए हमने बताया ना, ये पॉलन ट्रांसफर करे, ये देखिए स्टेमेंस रिमूविंग, स्टेमेंस पहले से ही इसके रिमूव कर दिए गए, है ना, स्टेमेंस रिमूव करे, और ये येलो वाले फ्लावर के इन्होंने उठा करके यहाँ पे इस तरीके से ब्रश किया, ब्रश करके यहाँ पे डस्टिंग कर दी, देखिए डस्टिंग कर दी, तो इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, उसे बटर पेपर से बंद कर दिया, जब तक कि बंद रहने दिया, जब तक कि उसके अंदर मटर की फली बन नहीं गई, है ना। देखिए मटर की फलियाँ बनी, फर्स्ट जनरेशन आ गई, उन्होंने इसको बोया तो सारे के सारे टॉल, ठीक है। और देखिए ये कैसे कैसे कलर का है, यहाँ पे येलो कलर का है, ये देखिए वाइट कलर का, येलो येलो है थोड़ा सा, है ना, वैसे की वैसी बने जा करके। खैर ये एक एग्जांपल है ना। ये देखिए समझ गए ना, ये इस तरीके से करवाते हैं। ग्रेगर मेंडल ने करवाया था पी प्लांट का, उन्होंने बताया कि हाँ सारे के सारे ये टॉल प्लांट का लिया आपने और ये शॉर्ट प्लांट का लिया, है ना, और इस तरीके से ऑल टॉल बन गई है। ही क्रॉस द टॉल एंड डॉर्फ प्लांट इन पी टू स्टडी द, यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा आपका, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हाइट इन द फर्स्ट जनरेशन। जब उनको फर्स्ट जनरेशन मिली थी तो फर्स्ट जनरेशन में कैसे बने थे, सारे के सारे टाल बने थे, है ना, F1 प्रोजेनी, नो मीडियम हाइट्स, कोई भी मीडियम हाइट्स नहीं थी, दे वर ऑल द टाल प्लांट। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड, फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया,
उन्होंने देख लिया कि हाँ भैया ये बन गए हैं, फिर उन्होंने उनके सेल्फ पॉलिनेशन, फिर उनके बीज निकाले, उन्होंने उसको बोया, फिर सारे सारे टल बने थे, ठीक है। तो टल बन गए तो उन्होंने उसको सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। देन जब उन्होंने नोट करा, उसके मटर की फलियाँ लीं और फिर उनको बोया, तो उनको तब पता चला कि यार ये जो टॉल बने थे उसके बाद में ये शॉर्ट भी बन गए। पहले वाले टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करवाया तो पहले वाले जनरेशन जो आई थी उसमें ड्वार्फनेस गायब था, लेकिन दूसरी जनरेशन जब आई तो उसमें ड्वार्फनेस दिखाई दे गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तब उन्होंने फिर लॉज अपने अप्लाई करे, उन्होंने बताया दुनिया को कि ये हुआ कैसे था। Mendel then self-pollinated the F1 plant and found that in the F2 generation some of the offspring were dwarf. The proportion of the plant that were, ठीक है, कितना था? 1/4। अब ये चीज़ याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने 1/4 लिखा हुआ है, तो मैं बस वहाँ पर से डर लगा था थोड़ा सा कि ये हो सकता है ड्रामा कर दें आपके साथ में सीबीएसई वाले, तो ये वाला हिस्सा जो है याद रखिएगा। 1/4 जो है, ठीक है, 1/4 जो थे वो ड्वार्फ थे और 3/4 जो थे वो प्लांट कैसे थे? टॉल थे। यानी यहाँ पे कर लीजिए 75% जो थे वो आपके टॉल थे और 25% जो थे आपके ड्वार्फ थे। 1/4 बोला है उन्होंने वहाँ पे। द फिनोटाइप रेशियो 3:1 का आया था, है ना। अब ये रही वो आपकी क्रॉस। देखिए कैपिटल टी ले लीजिए, स्मॉल टी ले लीजिए। क्लियर? ये जीनोटाइप है इनके। गैमेट्स बनाइए आप जरा। कैपिटल टी से एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया, आपने क्रॉस करवा दिया। तो कब जब क्रॉस करवाया है आपने तो वहाँ पे क्या बना आपका? कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। कैपिटल टी स्मॉल टी बना, तो यही पहली जनरेशन थी जिसमें सारे के सारे कैसे बने? ऑल टॉल, है ना, सारे टॉल बन गए। फिर उसने क्या करा है कि इनको सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ अपने आप से। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो उसमें से एक ये वाला जो करेक्टरिस्टिक्स है स्मॉल टी जो था, एक डॉर्फनेस कैरेक्टर शो हो गया उनका। ये कैसे आ गया? ये तो डॉर्फनेस नहीं थी पहले जनरेशन में, तो नहीं थी पहले, मतलब जब हमने क्रॉस करवाया था तब थी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तब उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, है ना, और फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बताया उन्होंने बाद में। ऑल द प्लांट्स वर टॉल एंड द F2 जनरेशन में अब देखिए कैपिटल टी है ना, कितना था? 1 था। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने थे? 2 थे। और स्मॉल टी जो था वो 1 था। तो रेशियो बना जाकर के जीनोटाइप 1:2:1। ये लिखना ना भूलिएगा बच्चों, ये कीवर्ड है आपके लिए। बड़ी मुसीबत से इसमें कीवर्ड मिलते हैं, और ट्रिकी रहता है ये आपके लिए। ये हम गुरु मंत्र दे रहे हैं आपको। क्रॉस लिखना है, क्रॉस के साथ में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो लिखना मत भूलिएगा। 1 नंबर 2 नंबर का अलग से होता है ये, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, बेहतर रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से बेहतरीन लगता है जब बच्चा लिख देता है ऑल टॉल इन द फर्स्ट जनरेशन एंड नेक्स्ट, इस तरीके से ब्रैकेट बनाया और इस तरीके से लिख दिया, है ना। ये तरीका सबसे बेस्ट है आपका। अब क्लियर है? तो सारे के सारे कैसे बने थे? 3:1 का रेशियो रहा। नीचे लिखा हुआ है देखिए आपका 3:1 का रेशियो, सब कुछ है उसमें अवेलेबल है। 3:1 यानी 3 लंबे थे और 1 छोटा था, और उसमें से जो लंबे वाले थे वो ये लंबे वाले थे, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसमें से पता आपको एक और चीज़ पूछते कि कितने हाइब्रिड बने ज़रा बताओ? 2 हाइब्रिड बने इसमें। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ये हाइब्रिड है, और ये इसका रेशियो 2 है। 2 से मतलब ये है कि 50% है। ये 50% हाइब्रिड थे और 25% आपके 50% हाइब्रिड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आता तो है यार, है ना। कोई भरोसा नहीं है मुझे सीबीएसई का, कुछ भी कर सकते हैं भाई वो। और 25% जो थे वो टॉल थे, यानी कि ट्रू ब्रीड थे ये, टॉल ट्रू ब्रीड। और 25% वो तो रिसेसिव थे ही थे, है ना, डॉर्फ थे। ये भी आपके ट्रू ब्रीड थे। तो हाइब्रिड पूछा उन्होंने कितने परसेंट बने, एक बार पूछ दिया था यार, हाँ याद आ गया मुझे, पूछ दिया था। तो सबके सब गलत करके आए थे, कोई ने सही नहीं करा था हमारे स्टूडेंट्स ने, क्योंकि इधर कभी दिमाग नहीं गया था कि हाँ ये भी कर सकते हैं वो, कि बीचों बीच में जाकर। ये 12th में, ठीक है, गड़बड़ करा था उन्होंने। 10th में तो उतना नहीं पूछा, लेकिन कभी भी पूछ दें तो आप परेशान मत होइएगा, आपको आप पता है ये चीज़, ये वाली इधर दिमाग जाना चाहिए कि हाँ, जैसे 1/4 के ऊपर दिमाग गया है ना, इसी तरीके से इधर भी दिमाग जाना चाहिए कि यार इसमें जो रेशियो आया है ना, 1:2:1। तो 1 क्या है आपका? ट्रू ब्रीड टॉल है वो। कैपिटल टी होगा वो ट्रू ब्रीड है। स्मॉल टी है वो ट्रू ब्रीड है। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी ये हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड कितने बने आपके? 2 बने।
ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है, उन्होंने ज़्यादा एलोबरेट नहीं किया उसको, लेकिन कैपिटल टी के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाया और कैपिटल टी स्मॉल टी निकाल दिया एंड F2 जनरेशन ली उन्होंने। इस तरह और रेशियो से कुछ नहीं बता, उधर लिखा है खाली उन्होंने। तो आप ये वाला स्टाइल बढ़िया है अपना, ये पीछे वाला ये इससे ऐसे कर लीजिएगा, है ना। आगे आ जाइए। हाउ मैनी कॉपीज ऑफ द ट्रेट्स और द जीन्स इनहेरिटेड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स? 2 कॉपीज। अब ये उसी नीचे लिखा है उसका, 2 कॉपीज ऑफ द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो 2 कॉपीज जो होती हैं हमेशा जाती हैं आगे, है ना। दीज 2 में भी आइडेंटिकल हो सकती हैं, यानी कैपिटल टी हो सकता है, और मे बी डिफरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज। When a tall and dwarf pea plant were crossed in F1 shows the tall plants and but in F2 generation some plants were tall. What does it mean? इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन बन गया आपका CBSE का। देखो, it means that tall is dominant over the recessive। आगे आ जाइए कि What were the Mendel's conclusion in monohybrid cross? में monohybrid cross में मेंडल्स की कंक्लूजन क्या थी? तो मेंडल्स ने बताया थे 2 लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। When the both capital T small t are tall plants while the small t is a short plant, in the other words a single copy of capital, ये NCERT की लाइन है, capital T is enough to make the plant tall while the both copies have to be small t for the plant to be the short। ट्रेट्स लाइक द टी, इतनी बात उन्होंने बताने के बाद में बताया यहाँ पे, द ट्रेट्स लाइक द कैपिटल टी आर डोमिनेंट ट्रेट व्हाइल द स्मॉल टी इज नोन एज रिसेसिव ट्रेट, है ना। जब भी पूरी क्रॉस बता करके उन्होंने बताया एनसीईआरटी में कि जब भी आप व्हेन बोथ कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट्स आर टॉल व्हाइल द ओनली स्मॉल टी शॉर्ट है, जहाँ पे कैपिटल टी जो आ रहा है वो यानी डोमिनेंसी शो कर रहा है, स्मॉल टी है, तब उसने अपना फिनोटाइप करेक्टर दिखाया, अदरवाइज वो दिखाने के लायक नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी से स्मॉल टी सेग्रीगेट भी होता है क्या, तो उन्होंने बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। दिस स्टेट दैट एलील्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, ये सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो लंबा है, कैपिटल टी है तो भी लंबा है, लेकिन आप डिफरेंस नहीं कर सकते देख करके उनको, आप बता नहीं पाओगे कि यार इसमें जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है और इसमें कैपिटल टी है, तो फर्क कोई नहीं बता पाओगे जब तक कि उसका क्रॉस ना करवा लिया जाए। मेंडल उसको बोलते थे टेस्ट क्रॉस, है ना। डू नॉट शो एनी मिक्सिंग, कोई भी तरीके की मिक्सिंग शो नहीं करते कि नहीं कैपिटल टी स्मॉल टी मिला तो छोटा वाला बन जाए एकदम से, नहीं, या बीच का बन जाए या बहुत लंबा चला जाए, नहीं, रहते सब अपनी हाइट के ही हैं। एलील सेग्रीगेट और सेपरेट, देखिए सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन सच एज स्मॉल टी जैसे सेग्रीगेट हुआ है ना, इस तरीके से ये भी सेग्रीगेट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ था ना कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस स्मॉल टी जो था वो सेग्रीगेट हो गया था यहाँ पे, है ना, ये जब पीछे अभी क्रॉस करा था ना आपने उसमें। तो ये 2 लॉज दिए थे उन्होंने, दोनों लॉज को आपको लिखना होता है, डोमिनेंसी पूछते हैं वो, है ना। अब वायलेट पी प्लांट कैपिटल वी चेंज कर दिया उन्होंने, वाज क्रॉस विद द वाइट वन स्मॉल वी। अभी आपने देखा कि वायलेट डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। In F1 generation was allowed to self-pollinate and F2 generation was also obtained. What would be the phenotype of F1 plants in the F1 generation? What would be the percentage of plant white flowers with the F2 generation? What would be the ratio of small v and capital V small v in F2 generation में? इतना पूछ डाला उन्होंने, पूरा सिस्टम लिखा और उसके बाद ये पूछा। तो ऑल वायलेट फ्लावर्स आपको फर्स्ट जनरेशन में कैसे मिलेंगे, सारे वायलेट मिलेंगे, ठीक है। फिर व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ प्लांट विद वाइट फ्लावर्स, तो कितने थे, अभी 1/4 बोला था मैंने, 25%, है ना, यही बने थे। और फिर उसका रेशियो क्या था, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ स्मॉल वी, तो ये तो 1 था, और इसका कैपिटल वी स्मॉल वी का तो 2 था, तो 1:2। अभी बताया ना हमने, बोला ना ये कितने बने थे, 50% बनते हैं ये, है ना। ओके, समझ गए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टॉल प्लांट्स को क्रॉस करवाया गया डॉर्फ के साथ में, F1 जनरेशन अलाउज सेल्फ पॉलिनेट वाज आल्सो ऑब्टेन्ड। व्हाट वुड बी द फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो, उन्होंने पूरा पूछ डाला है उसका, कोई ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, बस आपके लिए सिंपल है। गिव द रीजन ऑफ योर आंसर इन F1 जनरेशन। ऑल टॉल पहली जनरेशन में बने, फिर फिनोटाइप रेशियो 3:1 का आया। रीज़न ये है कि टॉल ट्रेट ऑफ पी इज डोमिनेंट है
ओवर द शॉर्ट। आगे आ जाइए, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल्स आल्सो वर्क विद द क्रॉस पी प्लांट ऑफर्ड द टू कैरेक्टर्स डिफर्ड इन टू कैरेक्टर्स विच वर शेप एंड साइज। तो क्या था, शेप और साइज उसका डिफरेंट था। ही सिलेक्टेड द सीड, येलो कलर के सीड उसने सिलेक्ट करी, हम लोग ने दूसरा एग्जांपल लिया जो उसमें मौजूद है, एंड राउंड शेप हमने लोगों ने लिया है। ऑन दैट ग्रीन कलर लिया है और रिंकल्ड शेप लिया है। ओके, तो दो ट्रेड्स आपको उठाने थे, उसने उठाया, उन्होंने कहा ठीक उठा रहे हैं। पहला शेप और साइज ले लीजिए। शेप कैसा लिया उसने, राउंड और रिंकल्ड लिया, है ना। और कलर कैसा लिया उसने, येलो और ग्रीन ले लिया। अब उसने क्रॉस करवाया तो ट्रू ब्रीडिंग, है ना। कैसे लिया था, ट्रू ब्रीड ही लेता था हमेशा शुरुआत में वो। ट्रू ब्रीड मतलब जिनके अंदर एक जैसे होमोजाइगस एलील्स होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये ट्रू ब्रीड हुआ। और दूसरा लिया था आपका रिंकल्ड, ये देखिए ग्रीन सीड्स, है ना, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। दो कैरेक्टरिस्टिक्स उठाए गए यहाँ पे, पहले सिर्फ एक लिया गया था टाल और ड्वार्फ। अब यहाँ पे उन्होंने शेप भी लिया है और उसका साइज कलर भी लिया है उसका, है ना। आर लिया है आपके राउंड शेप के लिए, कैपिटल आर। स्मॉल आर लिया है रिंकल्ड, है ना। कैपिटल वाई जो लिया है वो येलो के लिए लिया है, स्मॉल वाई जो लिया है वो ग्रीन के लिए लिया है ना। जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट कैन बी रिटन एज कैपिटल आर, पहले ही पीछे लिखा हुआ है आपका, एंड स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। गैमीट जो बनेंगे आपके तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। व्हेन दे यूनाइट, जब इनको फर्टिलाइज किया गया तो दे प्रोड्यूस द कैपिटल आर, क्या बनाया था उन्होंने, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आर भी है और वाई भी है, तो जहाँ पे आर और वाई होगा वो अपने आप से कैसी हो जाएगी, राउंड येलो हो जाएगी। कैसी हो जाती है क्रॉस, राउंड येलो। अपने आप से जो जितने भी आपके ट्रेड्स दिखाई देंगे दे बिकम द ऑल राउंड येलो। इन सारे प्लांट्स कैसे हो गए थे, राउंड येलो। He found that yellow color was dominant over green and round shape was dominant over the wrinkled, है ना। ये इस तरीके से ये बन गया आपका F1 ऑल राउंड येलो आ गए, नोटेड। ये देखिए, है ना। आगे आ जाइए, when the Mendel self cross, जब उनकी उसने सेल्फिंग होने दी, and he found that different combination of trait that were राउंड येलो 9 थे, राउंड ग्रीन 3 थे, रिंकल्ड येलो 3 थे और रिंकल्ड ग्रीन भी आपके 3 थे। तो रेशियो बना जाकर के 9:3:3:1, दैट वाज द फिनोटाइप रेशियो। किसका, फिनोटाइप रेशियो है आपका, है ना। इसी की बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ही प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसने ये बताया था कि जितने भी जीन्स होते हैं, है ना, क्रोमोसोम्स के अंदर, वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं एक तरफ से, वो किसी के साथ में भी जा सकते हैं। बल्कि कैरेक्टर देखिए, हमारे पास राउंड येलो था और रिंकल्ड ग्रीन था, यही थे। लेकिन दो कैरेक्टर आपके नए बने, इसमें दो हाइब्रिड नए कैरेक्टर आए थे, वो था राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। ये तो था ही नहीं, लेकिन ये बना जनरेशन में बना, तब उसने बताया कि भाई जो ये ट्रेट्स होते हैं, ये जीन्स होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। राउंड के साथ में ग्रीन भी जा सकता है, राउंड के साथ में येलो भी जा सकता है, रिंकल्ड के साथ में येलो भी जा सकता है, रिंकल्ड के साथ में ग्रीन भी जा सकता है ना। When the two pairs of traits are combined in a hybrid, the segregation of one pair of character is independent of other pair of character। जैसे कि वहां पे था ना आपका कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये था। तो किसी के साथ में कोई भी जा सकता है, कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई भी जा सकता है, तो राउंड ग्रीन हो जाएगा, है ना। और अगर स्मॉल वाई है तो रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा, और कैपिटल वाई पहुंच रहा है तो वो येलो डोमिनेंसी शो कर देगा, और सिर्फ आर पहुंच रहा है तब भी वो राउंड कलर बना देगा। तो ये चीज़ बताई थी उन्होंने कि दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वो किसी का उन पर रोक टोक नहीं है, वो किसी के साथ में भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि राउंड येलो बने तो हर जनरेशन में राउंड येलो ही बनेंगे, नहीं, उनका नए कैरेक्टर बन गए। ओके, तो ये है वो क्रॉस आपकी, देखिए यही वाली बनी है। ये देखिए गैमिट्स बनाया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एंड दिस इज द क्रॉस। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, खूब सिखाया मैंने बच्चों को अपने,
है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसका इसमें से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, कैपिटल आर, ये पूरी क्रॉस आपके सामने बन करके आ जाएगी। और इसी तरीके से आपको फिनोटाइप रेशियो लिखना रहेगा। राउंड येलो लिखेंगे, राउंड ग्रीन लिखेंगे, रिंकल येलो लिखेंगे, रिंकल्ड ग्रीन लिखेंगे, 9:3:2 3:1। इसको क्रॉस करना बहुत अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा आप लोग। इसी तरीके से आपको इसको मल्टीप्लाई इसमें करना है ना, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो आपका बनेगा जा करके लास्ट में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में इस तरीके से सबके मल्टीप्लाई करते चले जाइए, सारी क्रॉसेस आपके सामने आ जाएंगी। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट द ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ये पूरा 2017 में पूछा गया है। तो मेंडल का आपको पूरा एक्सपेरिमेंट बता देना है। व्हेन मेंडल क्रॉस सेल्फ पॉलिनेटेड प्योर पी प्लांट विच फॉर प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ में ओनली टॉल प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड इन द F1 जनरेशन ऑन सेल्फ पॉलिनेटिंग, उनको सेल्फ पॉलिनेट किया गया था, तो 3:1 का रेशियो मिला था हम लोगों को, ये बात पता है। अपीयरेंस ऑफ टॉल कैरेक्टर शोज दैट दे आर डोमिनेंट, absence of dwarf character in the F1 generation shows that they are recessive। फिर ट्रेट्स में भी इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं, तो आपको ये लिखना होगा व्हेन मेंडल कंडक्टेड डाई हाइब्रिड क्रॉस हैविंग 2 सेट्स ऑफ कैरेक्टर ही नोटेड ओनली 1 सेट ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर इन F1 जनरेशन, यानी राउंड येलो ही लिया था उसने, एक ही पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे, राउंड रिंकल्ड ग्रीन नहीं दिखाई दिया था। Obtained the in F2 generation on selfing, he found that the parental character now recombined with the ratio 9:3:3:1. The appearance of new combination in F2 along with the parental type shows that traits are inherited independently। जो हमने आपको बात अभी समझाई थी वही चीज़ यहाँ पे पूछी है उन्होंने कि इंडिपेंडेंटली चले जाते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। Why is the progeny always tall and when the tall plants cross with the short plant? क्योंकि tall जो होता है वो आपका डोमिनेंट होता है, छोटा वाला यानी जो होता है वो रिसेसिव है। नेम द प्लांट विच द मेंडल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, सारे PYQs हैं ये, है ना। 13-14 में पूछा है गार्डन पी जिसको बोलते हैं पाइसम सेटिवम। नेम द टर्म यूज फॉर द ट्रेड दैट आर एग्जिबिटेड एक्सटर्नली, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। आप What is the phenotype ratio of dihybrid cross? 9:3:3:1। Give the one example of where the sex determination is regulated by the environmental factor। ये यहाँ पे क्वेश्चन लग गया है, तो लग गया तो कोई बात नहीं। In snail the sex is determined by the environmental factor or temperature। If y or capital R is round yellow, what do we the represent the small y, small r small। थोड़ा सा उन्होंने इधर से उधर को, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है ना। कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो रिंकल्ड ग्रीन हो गया ना, तो ये आपका राउंड ग्रीन हो गया। एंजियोस्पर्म प्लांट हैविंग द रेड कलर फ्लावर्स व्हेन द क्रॉस विद द अदर हैविंग द सेम कलर, दूसरा भी सेम कलर रख रहा है, प्रोड्यूस द 40 प्रोजेनिस। कंफ्यूज मत होना, 40 50 30 में उन्होंने बस नॉर्मली क्वेश्चन पूछा है। 10 प्लांट्स वर विद द व्हाइट कलर फ्लावर्स, फाइंड आउट व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट का पॉसिबल जीनोटाइप पूछा है उन्होंने। पेरेंट प्लांट का दोनों के लाल हैं, तो दोनों लाल हैं। विच ट्रेट्स, ये भी देख लेना यहाँ पे रेड कलर। 10 प्लांट्स वर वाइट, ये आ गया ना, जो जीनोटाइप आपका वेरिएबली हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी रेड के लिए कैपिटल आर ले लीजिए और वाइट के लिए स्मॉल आर ले लीजिए। रेड कलर फ्लावर इज डोमिनेंट वाइल द वाइट कलर इज रिसेसिव। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, फिनोटाइप रेशियो 3:1 है। पी प्लांट को फिर से क्लास करवाया उन्होंने। ब्लू कलर फ्लावर डिनोटेड बाय द कैपिटल बी, अब ये डोमिनेंट हो गया। F1 जनरेशन में कैसे दिखेंगे, ऑल टॉल दिखते, तो यहाँ पे ऑल ब्लू दिखेंगे आपको, ठीक है। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द प्लांट बेयरिंग द वाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन, कितने परसेंट चांस हैं, तो 25% ही चांस होते हैं हमेशा। स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल w, ठीक है। कोई भी रेशियो आपका, तो इसमें आपका रेशियो बना जा करके ये 1:2, क्योंकि वो जो हाइब्रिड होगा वो हमेशा 50% में रहता है, 2 बना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ DNA कॉपिंग विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट विल रिजल्ट इन लेस वेरिएशन एंड विच मे बी फर्दर लीड टू द लेस एडाप्टेशन एंड चेंजिंग टू द एनवायरमेंट दैट गिविंग द लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अगर अच्छी तरीके से कॉपी नहीं हुआ है DNA तो ये दिक्कत पैदा कर देगा। व्हाट इज द F2 जनरेशन कौन सी होती है। द F2 जनरेशन प्रोड्यूस बाय ऑफस्प्रिंग
इन द F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन के बाद जो जनरेशन आती है उसको F2 जनरेशन आप बोलते हैं। ऑन व्हाट रूल्स इनहेरिटेंस इज बेस्ड, किसके ऊपर इनहेरिटेंस बेस्ड होती है, क्या रूल लगता है? ईच ट्रेट इन्फ्लुएंस बाय द बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। इज ईच ट्रेट, क्या हर एक ट्रेट में इन्फ्लुएंस होता है? उन्होंने पूछा है। द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द प्रोजेनी आर कैरीड out by the DNAs of both parents, mother and father. These rules is known as Mendel's law of inheritance. इन्हीं रूल्स को आप डायरेक्टली ये लिख देते हैं ना, Mendel's law of inheritance। किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? मेंडल्स के लॉ के ऊपर बेस्ड हैं, ट्रेड्स के ऊपर बेस्ड हैं, तब भी काम चलता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यस इट इज ट्रू दैट ईच ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल, यानी पापा का डीएनए और मदर यानी और माँ का डीएनए, वो सारे कैरेक्टर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन इट इज पॉसिबल दैट ट्रेट्स इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनिजम्स? पहली जनरेशन यानी आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस में एक्सप्लेन कर देनी। यस इट इज पॉसिबल व्हेन प्योर टाल प्लांट, देखिए आ गए, प्योर ड्रॉप प्लांट के साथ में आपने मिक्स क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद में F1 जनरेशन जो है उसमें ऑल टाल थे, तो डॉर्फनेस गायब था, कैरेक्टर आया तो लेकिन दिखा नहीं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, अब मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड, उसको सेक्स डिटर्मिनेशन बोला जाता है। तो उसके लिए दो चीज़ें याद रखिएगा आप लोग, ऑटोजोम्स होते हैं हमारे पास में और सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। 22 पेयर्स हमारे पास में ऑटोजोम्स होते हैं जो हमें हमारे माँ बाप से मिलते हैं, है ना, मैटरनल एंड पैटर्नल, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। और सेक्स क्रोमोजोम जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। सेक्स क्रोमोजोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ पर्सन, एक्स हो सकता है या वो वाई हो सकता है। वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स इन मेल अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास एक्स और वाई होता है, फीमेल के पास में दोनों एक्स एक्स होते हैं, है ना। वाई क्रोमोजोम इज ऑनली प्रेजेंट इन द बॉय के अंदर होता है, ये रेशियो रहता है अपना, इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, है ना। ये चीज़ इस तरीके से क्रॉस दिखाना, वैसे ही बताना, और इसमें ये भी लिखना कि डॉटर्स 50% है और सन भी 50% है। ये इधर क्रॉस करवाया, इधर क्रॉस करवाया, है ना, फिर इसका क्रॉस इधर कराया, फिर इसका क्रॉस फिर इससे कराया, फिर इसका क्रॉस इधर कराया, तो ये पूरा रेशियो बन करके आ गया। एक्सेप्शन इन सेक्स डिटर्मिनेशन, हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं इन्वायरमेंट में कि जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिकली नहीं होता है बल्कि इन्वायरमेंट डिसाइड कर देता है। उसमें स्नेल्स और क्रोकोडाइल भी हैं। क्रोकोडाइल, उनका भी सेक्स जो होता है टेम्परेचर डिसाइड कर देता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सारी फीमेल क्रोकोडाइल पैदा हो जाती हैं। अजीब बात है लेकिन बात सच है ना। सम रिले इंटरली ऑन इन्वायरमेंटल क्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो है बात सच है। The which egg fertilized are kept determine the whether the animal developing is egg will have the male or female। आपको एग्जाम्पल याद रख लेना है, स्नेल्स बस। What is the genetic constitution of human sperm? तो 22 पेयर्स आप हमारे ऑटोजोम्स हैं, या तो X होगा या Y होगा स्पर्म में, है ना। जाइगोट और जाइगोट में 22 पेयर्स हमारे, ठीक है, 22 पेयर्स होंगे ऑटोजोम्स, या फिर Y होगा, या फिर 22 पेयर्स आप होंगे और फिर वो X होगा, तो जाइगोट बन जाएगा वो, X और Y। एक्सप्लेन हाउ द जीन्स एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ सेल एंड व्हाई आर समवॉट सिमिलर टू द आवर पेरेंट्स एंड नॉट येट आइडेंटिकल टू देम। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ द जीन्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं। जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये पॉइंट आपके लिए रहेगा। दे आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड गेट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, आप लिख सकते हैं। इट इज़ द ब्लू प्रिंट ऑफ डीएनए, जो होता है डीएनए होता है ब्लू प्रिंट होता है हमारा। डीएनए एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये कीवर्ड हो गया आपका, ये आना ज़रूरी है आंसर में। प्रोटीन्स मेक द स्ट्रक्चर इन अवर बॉडी आल्सो कंट्रोल द फंक्शनिंग, है ना। इन अदर वर्ड द सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन एंड हैंस लिविंग बॉडी एक्सप्रेस ट्रेट्स इनहेरिटेड एज ए जीन्स और द डीएनए। जो भी हमारे अंदर चीज़ें बन रही हैं उन सबको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? भाई साहब डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। सिंस वी इनहेरिट द डीएनए, जब भी इनहेरिट होता है हाफ फ्रॉम द वन एंड हाफ फ्रॉम द अदर पेरेंट्स से हमें मिलता है, क्योंकि 23 पेयर अलग से आते हैं, 23 पेयर्स अलग से 46 हो जाते हैं हम लोग, है ना। 23 पेयर्स एंड 23 मिल जाते हैं हम लोगों को। सो आइडेंटिकल, ठीक है, सो द कैन नॉट आइडेंटिकल टू द, बिल्कुल से आइडेंटिकल नहीं होता है, सिमिलर हो सकता है बस। ये कंप्लीट हुआ अपना चैप्टर स्टूडेंट्स, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, जब समझ में आ गया है आप लोगों के। कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर आपको डाउट क्लियर
नहीं हुआ है, डाउट क्रिएट कर रही, तो मुझसे तुरंत के तुरंत कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। जो बच्चे मुझसे डायरेक्टली पढ़ते हैं वो डायरेक्टली मुझसे पूछेंगे आकर के। डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा इसकी PDF आप लोग। अपना ख्याल रखिए, है ना, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।